सुप्रीम कोर्ट से ईडब्ल्यूएस पर अपने मन मुताबिक फैसला आने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही थी, लेकिन बीजेपी को उसी की रणनीति में पहली पटखनी दी है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। सामाजिक न्याय का ठेका लिए तमाम सारी पार्टियां देखती रह गईं और हेमंत सोरेन ने कहा कि जब आरक्षण की सीमा टूटी गई है तो हम भी झारखंड में आरक्षण का दायरा बढ़ा करके 60 से 77% करते हैं। और उन्होंने झारखंड में पहले से एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति को जो 26% आरक्षण मिल रहा था उसको 28% कर दिया, एससी को जो 10% मिल रहा था उसको 12% कर दिया, सबसे ज्यादा लाभ दिया अन्य पिछड़े वर्ग को, जिसको 14% रिजर्वेशन मिल रहा था उसको 27% कर दिया। और ईडब्ल्यूएस वाले तो वैसे भी सरकारी दामाद हैं तो उनको 10% मिल रहा था, उसको बरकरार रखा गया है। हेमंत सोरेन के इस मास्टर स्ट्रोक का असर ये कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूरन ही सही झारखंड विधानसभा में इस विधेयक का समर्थन करना पड़ा है। लेकिन अभी यह विधेयक कानून नहीं बनेगा, 2 पेज इसमें हैं, लेकिन हेमंत सोरेन ने भी पुख्ता इंतजाम किया है और केंद्र सरकार के पाले में गेंद फेंक दी है। अगर केंद्र सरकार राष्ट्रपति से मंजूरी लेकर के इसको 9वीं अनुसूची में नहीं डलवा पाती है तो यह कहा जाएगा कि मोदी सरकार पिछड़े दलित आरक्षण की विरोधी है। और अगर यह संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाता है तो हेमंत सोरेन को पूरे देश भर से वाहवाही मिलेगी कि जो काम 22 सालों में ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी रही है झारखंड में वो नहीं कर पाई, वो काम हेमंत सोरेन ने करके दिखाया है। हालांकि इस विधेयक को अभी राजभवन भी मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, लेकिन मौजूदा देश में राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए लगता है कि 2024 में चुनाव है, इसलिए मोदी सरकार हेमंत सोरेन के इस कदम से फंसती हुई दिखाई दे रही है। अभी तक मोदी सरकार पासा फेंकती थी, जैसे ईडब्ल्यूएस का पासा फेंका उसमें कांग्रेस, अखिलेश यादव, मायावती, नीतीश कुमार जैसे नेता फंसते दिखाई दिए और उनको ईडब्ल्यूएस का समर्थन करना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ डीएमके यानी कि एमके स्टालिन, ओवैसी, चंद्रशेखर रावण, तेजस्वी यादव मुखर होकर के उसके विरोध में डटी रही। यहां वोट बैंक और कुर्सी की राजनीति की मजबूरी देखिए। जीतन राम मांझी और अनुप्रिया पटेल सामाजिक न्याय के बारे में लंबे लंबे भाषण देती हैं, पिछड़े दलितों की बात करती हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस के मामले में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के समर्थन में खड़ी दिखाई दी। जबकि दूसरी तरफ 2 नेता राजेंद्र पाल गौतम जो आम आदमी पार्टी से आते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी के मौजूदा एमएलसी हैं, दोनों ही नेताओं ने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों के इतर ईडब्ल्यूएस का मुखर होकर के विरोध किया है। अब नेशनल जनमत देखना चाहता है कि सामाजिक न्याय और पिछड़े दलितों के हितैषी होने का धम्म भरने वाले जिन राजनीतिक दलों ने यह कहते हुए अपना दामन बचाने की कोशिश की थी कि अगर 50% का दायरा टूट जाएगा सुप्रीम कोर्ट में तो हमें भी मौका मिलेगा, तो लीजिए अब मौका मिल गया। अब ओबीसी का आरक्षण 27% से बढ़ा करके दिखाइए। मध्य प्रदेश में जब 14% आरक्षण से 27% किया गया था तो हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, ये कहते हुए कि आंकड़े नहीं हैं। छत्तीसगढ़ में जब 14 से 27% किया गया भूपेश बघेल सरकार द्वारा तो वहां भी कह दिया गया कि आंकड़े नहीं हैं। तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं कि अब आंकड़े ये 10% गरीब सवर्णों के कहां से आ गए, कब सर्वे हुआ, कब जातिवार आंकड़े जुटाए गए, आखिर किस आधार पर यह 10% आरक्षण दिया गया। खैर अब उन नेताओं से भी पूछ लेता हूं कि चलिए अब 50% की सीमा टूट गई, अब देखते हैं कि आप अपने अपने राज्यों में कितना सामाजिक न्याय का पालन करते हुए ओबीसी आरक्षण की सीमा और दायरा बढ़ा पाते हैं। हालांकि सामाजिक न्याय के कुछ ठेकेदारों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद वही राख अलापा जातिवार जनगणना, मैं राख शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि उसके लिए ना कोई बड़ा आंदोलन किया, ना कोर्ट में चैलेंज किया, केवल कुछ एक बयानों में वो बात देखी गई कि हां जातिवार जनगणना करानी है, कम से कम
अब तो मुखर होकर के जातिवार जनगणना के पक्ष में आंदोलन कर लो, रणनीति बना लो, इसको मुख्य मुद्दा बनवा दो। हां, जातिवार जनगणना को लेकर के तेजस्वी यादव जिस समय विपक्ष में थे उस समय भी पूरी शिद्दत के साथ उसका विरोध कर रहे थे, लेकिन सत्ता पक्ष में रहते हुए नीतीश कुमार ने उसी समय कह दिया था कि हम अपने राज्य में जातिवार जनगणना कराएंगे। अब दोनों साथ में आ गए हैं तो इस बात को लेकर के पीठ थपथपा सकते हैं कि हमारी सरकार जिस राज्य में है वहां हम जातिवार जनगणना करा रहे हैं। मौजूदा वक्त में पिछड़े वर्ग के लिए जातिवार जनगणना सबसे अहम मुद्दा इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब जब ओबीसी आरक्षण का मामला जाता है तो एक ही तर्क होता है कि आंकड़े नहीं हैं। वही सुप्रीम कोर्ट जो कहती है कि आंकड़े नहीं हैं, वही केंद्र सरकार को निर्देशित कतई नहीं करती है कि आंकड़े जुटाए जाएं। जब जनगणना होती ही है तो उसमें जातिवार क्लॉज देने से अगर वास्तव में पता चल जाएगा कि सामाजिक, शैक्षणिक और अब आप ही ने कह दिया आर्थिक, तो आर्थिक रूप से कौन कौन लोग पिछड़े हुए हैं, इसका आंकड़ा, डाटा जुटाने में तकलीफ कहां है। मगर यहीं पर जातिवादी, वंशवादी, परिवारवादी कोलोजियम सिस्टम का असली चरित्र सामने आ जाता है, जहां एक तरफ अपने जाति, वंश, परिवार वालों को लाभ देना था तो 50% की सीमा टूट जाए कोई दिक्कत नहीं, ना आंकड़े मांगे गए, ना प्रदर्शन की जरूरत पड़ी, ना लाठी खाने की जरूरत पड़ी, ना ही एक भी दिन स्टे लगाया गया, ना ही संविधान की मूल भावना जिसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े शब्द लिखा हुआ था उसकी भी कोई परवाह नहीं की गई। जिस इंदिरा साहनी केस का हवाला देते हुए 29 साल से पिछड़ों और दलितों का रिजर्वेशन बढ़ाने पर बैरियर लगाए रखा गया, उस इंदिरा साहनी केस की बेंच में 9 जजेस थे और अब फैसला सुनाने वाले 5 जज। जब जज साहिबान ही कह रहे हैं कि 3 सहमत थे, 2 सहमत थे, तो क्यों नहीं पिछड़ी दलित जातियों के नाम पर वोट लेने वाले इन ठेकेदारों के हलक से यह निकलता है कि हम फैसले का भले ही स्वागत करते हैं लेकिन ये डिमांड करते हैं कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं उनकी संवैधानिक पीठ बैठा ली जाए, क्योंकि संवैधानिक पीठ में मिनिमम 5 जज होने चाहिए। मिनिमम संख्या क्यों रखी गई, मैक्सिमम क्यों नहीं रखी गई? मैक्सिमम का कोई फिगर नहीं है। हो सकता है कि जो निर्णय 3-2 के आधार पर देश की जनता पर थोप दिया गया उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट के तमाम सारे जस्टिस बैठे तो शायद फैसला समानता के सिद्धांत के अनुरूप जाए, और यही एमके स्टालिन भी चाहते हैं। इसमें कोई गुरेज नहीं कि मौजूदा दौर में एमके स्टालिन ही एकमात्र नेता हैं जो पूरी तरीके से सामाजिक न्याय को लागू करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं फिर से अपना बयान दोहराता हूं, अगर भाषाई दिक्कत नहीं होती और एमके स्टालिन तमिलनाडु की तरह ही अपने मुद्दे लेकर के पूरे देश में जाते और निश्चित तौर पर अन्य छोटे छोटे राजनीतिक दलों का उनको समर्थन मिल जाता तो प्रधानमंत्री के लिए उनसे बेहतर कैंडिडेट कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी स्पष्ट और क्लियर कट सामाजिक न्याय की राजनीति करने की उनके अलावा किसी भी राजनीतिक दल में हैसियत ही नहीं है। बहरहाल एक छोटे से राज्य झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री ने तमाम पिछड़े वर्ग के राजनीति करने वालों को राह दिखाई है कि अभी तक जो आप कहते थे कि बैरियर है, अब बैरियर टूट गया है। अब कम से कम इसी तरीके से अपने अपने राज्यों में विधेयक पारित करवा करके ओबीसी आरक्षण का दायरा और सीमा बढ़वाइए।